सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तज्ज़िया स्पेशल में मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज बिलावल भुट्टो ने ख़िताब किया और ये उन्होंने कहा कि वो जो लाड़काना वो गए थे, उन्होंने कोई वो ट्रेन मार्च नहीं किया। वो तो इसलिए कि उन्हें 4 अप्रैल में अपने नाना की बरसी में शिरकत करना थी, पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद थी, इसलिए वो ट्रेन के ज़रिए गए हैं। और इसको ट्रेन मार्च, ये कोई ट्रेन मार्च नहीं था, ना ही इसको ट्रेन मार्च कहा जाए। देखेंगे माजी में अभी इस ट्रेन मार्च से पहले क्या स्टेटमेंट्स देते रहे बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के कायदीन। ख़ुद भी वो तकारीर करते रहे, इसको ट्रेन मार्च कहते रहे, लेकिन आज यकायक उन्होंने ये कह दिया कि ये ट्रेन मार्च ही नहीं है। क्यों ये उन्होंने कहा? दूसरा, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिंध के दौरे पर हैं। कराची में भी उन्होंने टाइम गुजारा कल और एक पैकेज का ऐलान किया, बड़ा पैकेज कराची के लिए, पौने 200 अरब तकरीबन। लेकिन साथ साथ जो उन्होंने एक गुफ्तगू की घोटकी में जलसा आम में, उन्होंने ये कहा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब और जो दूसरे सियासतदान हैं जिनमें पीपल्स पार्टी का जिक्र है, अगर ये पैसे दे देंगे तो इनको हम छोड़ देंगे, अगर पैसे नहीं देंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये पहला मौका है कि छोड़ने की बात हो रही है, छूटने की बात हो रही है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप पैसे दे दें तो हम आपको छोड़ देंगे। यानी प्ली बारगेन की ऑफिशियली अगर हम कहें तो आज इमरान खान साहब ने एक जलसा में ख़िताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग, सारे सियासतदानों से ये कहा है कि अगर आप पैसा दे देंगे तो हम आपको छोड़ सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं ऐसा? पाकिस्तान के आइन में, कानून में इस बात की गुंजाइश है? और क्या मामला सिर्फ़ अगर एक आदमी ने गलत कारी से पैसा बनाया है तो क्या सिर्फ़ पैसा लेने से ही वापस देने से उसकी जान छूट सकती है? मुस्तकबिल में वो सियासत कर सकेगा या नहीं? तो फिर अगर सज़ा नहीं देनी, सिर्फ पैसे ही वापस लेने हैं, तो फिर क्या ये दूसरे जो मुजरमीन हैं जो मुख्तलिफ़ जेलों में बंद हैं, क्या वो भी फिर उनकी भी सज़ाएँ ख़त्म की जाएंगी? क्योंकि इमरान खान साहब तो ये कह रहे थे कि ये नया पाकिस्तान है जिसमें बड़े के लिए, छोटे के लिए कानून बराबर होगा। डेफिनेटली पैसा चाहिए पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी में जो उन्होंने ख़र्च किया, लेकिन एक बड़ा सवाल कि फिर सज़ा का जो प्रोसेस है उसका क्या बनेगा। इसके अलावा ज़िक्र करेंगे मुल्तान में जो नैब मुल्तान ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें खुसरो बख्तियार जो इस वक्त इमरान खान साहब की काबीना में है, इससे पहले वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, वो उनके जो एसेट्स हैं उनके ख़ानदान के, उनके बारे में नैब ने ये रिपोर्ट दी है कि उनके बहुत ज़्यादा जायदाद में इजाफ़ा हुआ है, उनकी ज़रई ज़मीन में इजाफ़ा हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री बनाई है, शुगर मिलों के वो मालिक बन गए हैं, और ये सारा इजाफ़ा 2004 के बाद हुआ जब वो पहली दफ़ा हुकूमत का हिस्सा बने थे। तो उस पर भी बात करेंगे कि अब जब जस्टिस अज़मत सईद शेख साहब की सरबराही में बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला दे चुका है कि नैब को गिरफ़्तार करने से पहले किसी को भी कोई पेशगी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इत्तला की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये जो वफाकी वज़ीर साहब हैं और इनका जो ख़ानदान है, इनके छोटे भाई भी सूबे में, पंजाब में वज़ीर रेवेन्यू हैं, वो वज़ीर ख़जाना हैं, तो क्या नैब इन पर भी हाथ डालेगी? कैबिनेट मेंबर हैं इमरान खान साहब के। अपोजिशन हमेशा ये एतराज़ करती रही है कि ये यकतरफ़ा एहतसाब है और ये पाकिस्तान की जो सियासी मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनको वो निशाना हुकूमत बना रही है, हालाँकि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। बहरहाल इस पर भी आज बात करेंगे कि नैब कैसे इसको परस्यू कर रही है और क्या। और फिर एक आपको वीडियो हम दिखाएंगे एक इंडियन रिटायर्ड जनरल की, जिसमें जो भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा था जो पुलवामा अटैक के बाद शुरू हुआ, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई भी की, तो ISPR की बहुत तारीफ़ की है भारतीय साबिक जर्नलों ने। उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करना है जंग में, वो ISPR ने जो कुछ किया है, भारत को चाहिए कि वो उससे सबक सीखे। और ये एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट बताई है भारतीय जर्नलों ने। पाकिस्तान की हमारी जो ISPR है, मेजर आसिफ गफूर इस वक्त DG ISPR हैं, उसकी तारीफ़ किया उन्होंने। ये तमाम मौज़ूआत हम शामिल करेंगे। राजा आमिर अब्बास साबिक प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो मेरे साथ हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वो मौजूद हैं।
राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये पैसे देंगे तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, मैं आपको वो शॉर्ट सुनवाता हूँ और फिर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि कानूनी तौर पर क्या ये मुमकिन है। जी ज़रा वो शॉर्ट सुनवा दीजिए। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। राजा आमिर अब्बास, वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि पैसा वापस करें फिर हम आपको छोड़ देंगे। इस वक्त जो केसेस की नौयत है, और छोड़ सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान? कानून में इस बात की उनके पास गुंजाइश है? देखिए, इसमें एक बात को एक पस मंज़र में देखना है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो पीटीआई की गवर्नमेंट आती है कि जनाब हम ये लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे और ये बड़े बड़े मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी। उसके बाद केसेस चल रहे हैं नैब में और उसके अलावा अदालतों में। अब कानून ये है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के जो चेयरमैन नैब है उसको ये इख्तियार है कि वो प्ली बारगेन कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान जब अवाम में जाते हैं तो एक नल सा एक अवाम में एक थोड़ा सा उनका मोरल नीचे गिर रहा था। वो ये समझ रहे थे कि शायद ये अदालतें या नैब इन बड़े मुल्ज़िमान को छोड़ देंगे और ये स्कॉट फ्री चले जाएंगे इस मुल्क से। तो इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अवाम के लिए उन्होंने ये एक यकीन दहानी कराई कि अगर ये लोग इस मुल्क से बाहर जाएंगे तो वो कानून के ही तकाजे पूरे करते हुए जा सकते हैं। और कानून जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि अगर कोई मुल्ज़िम प्ली बारगेन करता है, लूटा हुआ पैसा वापस करता है, तो उसको जो सलाखें या जेल की सज़ा माफ़ हो सकती है, लेकिन वो तब भी कन्विक्ट रहेगा। वो अपने आप को ये एडमिट करेगा कि उसने ये करप्शन की है और वो 10 साल के लिए नाअहल भी रहेगा। तो अब उन्होंने जो मैसेज दिया है कि अगर कोई रिलीफ मिलता है तो ये वो वाहिद रिलीफ है मुल्क से बाहर जाने का कि जब तक लूटा हुआ पैसा वापस ना दे दिया जाए, अपने आप को मुजरिम ना कहलवा लिया जाए और 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि ये तमाम अरकान, चाहे इसमें कितने बड़े लीडर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ये इससे छूट हासिल करेंगे। और ये चीज़ हमारे कानून में मौजूद है और कानून इसकी इजाज़त देता है। नहीं, मैं आपको ये शॉर्ट दोबारा सुनवा देता हूँ अगर आप कहेंगे तो। राजा आमिर अब्बास वो कह रहे हैं कि हम इनको छोड़ देंगे। छोड़ने से मुराद क्या है? इसका तो ये मतलब है कि हम छोड़ देंगे। जब आप किसी को छोड़ते हैं तो वो तो फ्री होता है, वो तो इंडिपेंडेंट होता है। और फिर ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो नैब के कानून में तब्दीली की बात हो रही है कि इसमें जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो पड़ी हुई है और उसको पार्लियामेंट में नहीं लाया गया। फ़रूग नसीम साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर ये जो रिकन्सिलिएशन की बात होगी उसकी सूरत में, अभी तक तो जैसे आपने फरमाया कानून है कि सज़ा माफ़ हो सकती है कैद की, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। लेकिन अगर वो पैसे दे देते हैं तो कोई ऐसी सूरत भी बन सकती है कि फिर नैब के कवानीन में तब्दीली की सूरत में वो जो सज़ा है जिसमें वो मुस्तकिल नाअहल रहेंगे उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए। देखिए समी, इसमें यह है कि कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करना है, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास कर देती है कि प्ली बारगेन की सूरत में जो कन्विक्शन है वो नहीं होगी और प्ली बारगेन की सूरत में आप कॉन्विक्ट और डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि वो चीज़ अदालत में चैलेंज होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी प्ली बारगेन के कानून से खुश नहीं है कि उन्होंने कहा है ये आपने एक डिस्क्रिशन दे दी है। लेकिन अगर नैब के कवानीन का प्रीएम्बल पढ़ें तो नैब का जो कानून बना था उसके प्रीएम्बल में लिखा है कि इसका पर्पस ये है कि लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट को वापस लाया जाए, ना कि लोगों को सिर्फ सलाखों के पीछे ले जाया जाए। तो उसको अगर तो पार्लियामेंट में किसी किस्म की अमेंडमेंट्स आती हैं या तो वो चैलेंज होंगी, या फिर ये है कि अगर प्ली बारगेन से ख़त्म कर दिया गया तो फिर ये फैसिलिटी नहीं रहेगी, फिर ये जुर्माने भी देने होंगे, ये सज़ाएं भी पूरी करनी पड़ेंगी और डिस्क्वालिफिकेशन भी अपनी जगह रहेगी। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम छोड़ देंगे, हम छोड़ने के लिए मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक में ये एक तासुर जा रहा था कि शायद ये लोग स्कॉट फ्री, ये लोग बगैर किसी पैसे दिए इस मुल्क से चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कतन ऐसा नहीं होगा, ये लोग जवाबदेह होंगे और लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा इस कौम को।
लेकिन राजा मेरे पास बहुत सारे लोग, पाकिस्तान की अक्सरियत ये कहती है कि जब तक लूटा हुआ माल वापस नहीं आएगा पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी इकॉनमी में। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इनको जेलों में डालने का क्या फ़ायदा, आप पैसे लें और उन्हें आप छोड़ दें। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो NRO जो नाम यूज़ किया जाता है, ये नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है, ये इसकी जो मिसाल साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला निकले थे तो उन्होंने तमाम लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, उनको माफ़ करके तो उन्होंने कहा था कि अब एक क्लीन स्लेट है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कर सकती है, नल एंड वाइड कर सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ा ग्रैंड रिकन्सिलिएशन हो कि जिसमें तमाम लोग जो भी माल है वो वापस देने के लिए तैयार हों और इस सिलसिले में उनको एमनेस्टी दी जाए, तो फिर भी आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड करार दे सकती है? देखिए, एक तो जो मंडेला का था NRO या कंसिलिएशन का प्रोसेस था, वहाँ आप देखेंगे कि करप्शन में लोगों पे चार्जेस नहीं थे, वहाँ चार्जेस थे नस्ल कुशी के, वहाँ पे चार्जेस थे कि जनाब ये वाइट सुपरमेसी की बात करते हैं, वहाँ पे चार्जेस और थे। लेकिन यहाँ तो प्योरली चार्जेस हैं करप्शन के। लेकिन राजा मेरे पास वो जो चार्जेस हैं आता है, देखें, जो नस्ल कशी के चार्जेस हैं, जो वाइट सुपरमेसी के चार्जेस हैं, उसमें तो लोगों को कत्ल कर दिया गया था, तो वो तो ज़्यादा बड़ा जुर्म था। यानी अगर कातिल के साथ भी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, तो फिर अगर पाकिस्तान में जो भी लूटा हुआ माल या एक ख़ास परसेंटेज जो भी तय की जाए, अगर वो वापस आती है, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आप समझते हैं कि करेगी वैसे ही? देखिए, बिल्कुल इसमें विजडम देखना है कि उस NRO के पीछे ये जो नेशनल कंसिलिएशन का आपके इल्म में है कि पहले भी एक नेशनल कंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस आया था NRO, जो सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी फुल बेंच के सामने चैलेंज हुआ था और उन्होंने कहा था कि ये कानून गलत है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी शिक नहीं रखी गई थी कि लूटा हुआ पैसा आप वापस करें। उसमें इवन क्रिमिनल केसेस थे, ख़त्म कर दिए गए, कराची में MQM के बेतहाशा केसेस थे। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आता है जो ये कहता है कि जनाब इतना पैसा दे दिया जाए 90%, 80%, और उसके बाद ये केसेस ख़त्म होंगे, लेकिन उसके पैरेलल जो प्रॉब्लम आएगी कि वो एक ऑर्डिनेंस होगा, नैब के कवानीन अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। नैब का कानून इजाज़त तब ही देगा कि जब आप नैब के कवानीन के तहत प्ली बारगेन करेंगे। तो इसको करने के लिए इनको कोई ऐसा रास्ता लाने की ज़रूरत नहीं, नैब के कानून में ऑलरेडी मौजूद है। पैसा दें, अपना जेल को ख़त्म कराएं और अपना ट्रायल्स को भी ख़त्म कराएं, लेकिन पैसा दे दें। उस सूरत हाल में चेयरमैन नैब ने सिर्फ ये देखना है कि वो जो अमाउंट डिटरमिन करते हैं वो अमाउंट इतनी सब्सटेंशियल हो कि वाकई ही उनको पता चले कि जो उन्होंने लूटेड अमाउंट है वो वापस किया है। लेकिन अगर उसमें वही डिस्क्रिशन हुई कि जी 100 अरब की बजाय 5 या 10 अरब दे के कोई छूट रहा है, तो फिर ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह होगी। अच्छा, मैं अब आपसे एक फिर बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल करता हूँ, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है अदालत है, हमारा इदारा है, हम सब उसका एहतराम करते हैं, लेकिन जो फैसले हो जाते हैं उन पर हम बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम ये आप कह रहे हैं कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट है और उसको वो नल एंड वाइड करार दे सकते हैं। अब जब ये नवाज शरीफ साहब के एहतसाब अदालतों के मामलात हैं, एक रेफरेंस में एवंस फील्ड में उन्हें सज़ा हुई, हाई कोर्ट ने सज़ा सस्पेंड की, लंबा फैसला लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इस पर खफगी का इजहार किया और ये कहा कि ये बहुत एक्सट्रीम रिलीफ होता है जो देना चाहिए था, उसके बेंचमार्क भी तय कर दिए। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड नहीं किया, ये कह के कि चले उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज कर लिया। दूसरे रेफरेंस में भी एहतसाब अदालत ने सज़ा दी, नवाज शरीफ साहब हाई कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस है, पहले जो ज़मानत है उसके जवाब में जो दी थी, उसकी रोशनी में वो कहते हैं कि ये एक्सट्रीम हार्डशिप नहीं है, वो ज़मानत नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट फिर इस दफ़ा खुद ज़मानत दे देती है। तो सुप्रीम कोर्ट के भी जो डिसीजन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो खुद उन्होंने तय की होती हैं, वो जब देखते हैं कि कानून की नज़र में इन चीज़ों में तब्दीली की ज़रूरत है तो वो भी तो तब्दील करते हैं। तो ये जो मामला है सारा, अगर एक बेहतरी के लिए, कौम की बेहतरी के लिए, फिर ये पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं रहेगी, पैसे वापस आ रहे हैं कौम की बेहतरी के लिए और नेशनल इंटरेस्ट में एक फ़ैसला हुआ है, तो उस हवाले से भी आप समझते हैं ये फिर ये जो सिचुएशन है, ये जो कंसिडरेशन है, सुप्रीम कोर्ट रखेगी अपने सामने?
देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि केस टू केस डिफरेंट होता है। अब जैसे कि ये अभी इसमें इनकी सज़ा में इनको बेल मिली है। अब बेल जो मिली है उसमें मैं नहीं समझता कि जो ये अपना फ़ैसला था जिसमें इन्होंने डिटर्मिन किया था कि माँ सिवाय हार्डशिप के आपको ज़मानत का कोई रास्ता नहीं, और इस केस में उन्होंने इस नतीजे पे पहुँचे कि जनाब इसमें हार्डशिप का कोई केस नहीं है। इसके बावजूद जब उन्होंने ये कहा कि बेल की बजाय फिर आप हमें कुछ 6 हफ्तों के लिए एक कुशन पीरियड दे दीजिए कि हम कुछ डॉक्टर्स के पास सिर्फ चले जाएं, हम बेल नहीं मांगते, 6 हफ्ते मांगते हैं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको ज़मानत नहीं दी। ज़मानत वो होती है कि जो जब तक केसेस चल रहे हैं ज़मानत रहेगी। ये 6 हफ्तों का एक मोहलत दी ह्यूमैनिटेरियंस, जिसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। अब जहाँ तक आपका वही क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फिर भी इंटरफेरेंस करेगी? सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि इस मुल्क के कवानीन जोन से हैं वो NRO की सूरत में अगर पार्लियामेंट लेके आती है। अब सबसे बड़ी बात तो है कि अगर ऐसा कोई कानून आता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है, क्या पार्लियामेंट उसको पास करती है या वो सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में आता है? अगर पार्लियामेंट पास कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर देखेगी कि इस कानून साजी के पीछे विजडम क्या है, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझती है कि पैसा वाकई ही मुल्क का वापस आ रहा है और सिर्फ लंबे लंबे ट्रायल से, सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता है 8-8 10-10 साल केसेस चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है कि नैब के केसेस चलते हैं और अल्टीमेटली पुअर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की वजह से लोग बरी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए, और अगर पैसा मुल्क में वाकई ही उस लेवल पे आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसे किसी कानून में मैं समझता हूँ इंटरफेयर नहीं करेगी और मुल्क की बेहतरी है और इसको वो जाने देगी। अच्छा राजा, मेरे पास इसी से एक सवाल है। मैं बहुत, क्योंकि एपेक्स कोर्ट जो भी फैसले करती है, जो लोअर कोर्ट्स हैं उससे वो डायरेक्शन भी उनको मिलती है। बहुत सारे जो मुल्ज़मान हैं या जो लोग मुकदमात में मुलव्वस होते हैं वो फिर उन्हीं बुनियाद पर आकर अदालत से अपना रिलीफ भी लेते हैं। ये जो 6 हफ्ते का जो रिलीफ दिया है नवाज शरीफ साहब को, आप समझते हैं कि ये कोई प्रेसिडेंट सेट होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म भी ये कह चुके हैं कि जो नया पाकिस्तान है उसमें कानून सबके लिए बराबर हैं, और इस वक्त जो जस्टिस आसफ सईद खान खोसा भी बड़े एक इंतहाई ज़हीन, महान और ऑनेस्ट जज हैं, और वो बिल्कुल कानून की ज़बान में बात करते हैं और कोई किसी को रियायत नहीं देते और कहते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो बहुत सारे जो लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं, इसकी बुनियाद बना के वो भी रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो आपकी क्या असेसमेंट है? क्या उनको भी इसी नज़र से देखा जाएगा जिस नज़र से जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखा गया? समी, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। उनको इसी लेवल पे रिलीफ नहीं दिया जाएगा। किसी भी आम साथी को, इसको जेलर जो कैदी है उसको हमने देखा है, इससे कम सज़ाएं होती हैं, 2 साल 3 साल, तब भी सस्पेंशन नहीं मिलती, और इन ग्राउंड्स पे उन्हें कतन इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और इस फैसले के आखिर में लिखा हुआ है नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, उन्होंने इसको कहा है कि इसको आपने नज़ीर नहीं बनानी, नॉट अप्रूव फॉर इसको रिपोर्टिंग लिखा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब क्रिमिनल केस में केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स, हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये फैसिलिटी किसी ऑर्डिनरी आदमी के लिए अवेलेबल होगी। बिल्कुल राजा, मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो इसी पर बात करेंगे। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि कानून जो है, किताबों में तो यही लिखा है कि सबके लिए यकसा है, लेकिन बहरहाल ये भी अदालत की एक डिस्क्रिशन है कि अगर वो किसी को रिलीफ़ दे और साथ ही ये भी तय कर दे कि ये रिलीफ़ सिर्फ इसी केस के लिए है, तो वो कोई और उस रिलीफ़ से फ़ायदा नहीं उठा सकता। छोटा सा वक्फा, आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एहतसाब के कानून पर बात हो रही है। जो बड़े बड़े लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो उन्होंने पैसा बनाया, उस पर बात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि अगर पैसे दे देंगे जो भी करप्ट लोग हैं तो हम उनको छोड़ेंगे, वगरना नहीं छोड़ेंगे। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ है। उनका ये कहना है कि ये जो गुफ्तगू है ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। चेयरमैन नैब के पास प्ली बार्गेन का इख्तियार है।
राजा आमिर अब्बास, मुझे ये बताइए कि अगर किसी केस में सज़ा सुना दी गई हो, अदालत फैसला कर चुकी हो, उसमें भी फिर प्ली बार्गेन हो सकता है? देखिए, प्ली बार्गेन जब तक उनकी अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, इस लेवल पे प्ली बार्गेन है और हुए हैं बहुत से केसेस में। तो अभी तो ये हाई कोर्ट की स्टेज पे है, फिर इसने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इन तमाम स्टेजेस पे प्ली बार्गेन की ऑप्शन इनके पास मौजूद रहेगी, क्योंकि जो अपील होती है वो कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल होता है, उसको भी ट्रायल का ही हिस्सा समझा जाता है। तो ड्यूरिंग ट्रायल या अपील इनके पास ये चीज़ फैसिलिटी मौजूद है। तो प्रोसेस ये होगा कि अगर ये प्ली बार्गेन के लिए आते हैं तो आप चेयरमैन नैब से कहेंगे, चेयरमैन नैब उसको अप्रूव करके फिर कोर्ट में भेजेगा, कोर्ट अप्रूव करेगी, या डायरेक्टली ये जो प्ली बार्गेन है ये कोर्ट के अंदर करना पड़ेगी? इसमें चेयरमैन के जो इख्तियारात हैं वो उस जजमेंट के इर्द गिर्द हो गए कि जजमेंट में जो फाइन किया हुआ है, अगर हम सपोज एवनफील्ड को देखते हैं तो एवनफील्ड में जो उन्होंने अमाउंट डिटरमिन किया हुआ है वो चारों फ्लैट्स को कीमत लगाई हुई है, उसके बाद फ़ाइन की कीमत लगाई हुई है। अगर वो ये देने के लिए चारों फ्लैट्स की कीमत और वो फ़ाइन वगैरह देने के लिए तैयार हैं तो चेयरमैन नैब उसको अप्रूव करेगा, फिर ये जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट देखेगा कि जी वाकई ही कीमत सही लगी हुई है, तो कोर्ट के पास दोनों अख्तियार हैं, वो उसे अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन नॉर्मली जो चेयरमैन नैब भेज देते हैं प्ली बार्गेन का अमाउंट, उससे अदालतें अप्रूव कर देती हैं। लेकिन अगर मौजूदा कानून की रोशनी में प्ली बार्गेन किया जाए तो ये जो एवंस फील्ड में जो सारे मुल्ज़मान हैं, जिनमें मरियम साहबा भी हैं, जिनमें फिर कैप्टन सफदर साहब भी हैं, भले उनको कम सज़ा हुई है लेकिन वो भी फिर नाअहल तो वो भी हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल वो भी नाअहल होंगे, सफदर साहब भी नाअहल होंगे और हसन और हुसैन उसमें एब्सकॉन्डर रहेंगे। चाहे ये पैसा दे भी दे, जो शख्स प्ली बार्गेन करेगा जॉइंट करेगा और लिटी देगा, और हसन हुसैन उसमें एब्सकॉन्डर रहेंगे। और जब तक वो अदालत में नहीं आते और वो भी प्ली बार्गेन या कोई ऐसी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते तो वो मफरूर मुल्जिम ही रहेंगे, और ये तीनों प्ली बार्गेन करने की सूरत में कन्विक्ट कहलाएंगे और 10 साल के लिए किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से नाअहल हो जाएंगे, किसी बैंक से लोन नहीं ले सकेंगे। इस किस्म के इनके कुछ एम्बागोज लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक और बयान फरमाइएगा कि बहुत सारे चार्जेस ऐसे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर चार्जेस हैं कि पानी की कंपनी बनाई, 56 कंपनियां बनाईयाँ, उसमें सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। उन केसेस में भी प्ली बार्गेन हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई उन्होंने डायरेक्ट माल तो नहीं बनाया, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा अगर उनकी किसी पॉलिसी की वजह से, तो वो वहाँ पर क्या सूरत है प्ली बार्गेन की? देखिए, प्ली बार्गेन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन से लेके मैंने कहा कि अपील्स के एंड तक प्ली बार्गेन की ऑप्शन मौजूद है। अब अगर उसमें उन पे एलिगेशन है कि उन्होंने माल खुद नहीं लिया, कोई बेनिफिट खुद नहीं लिया, लेकिन उनकी नेग्लिजेंस की वजह से या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की वजह से एक्सचेकर को लॉस हुआ है, तो वो लॉस फिर उन्होंने पूरा करना है और उन्हें वो पैसा देना पड़ेगा। और ऐसी सूरत हाल में वो भी प्ली बार्गेन कर सकते हैं कि उनकी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और नेग्लिजेंस की वजह से जो एक्सचेकर का लॉस है वो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहते हैं कि ये जब तक पैसा नहीं देंगे, मौजूदा कानून के तहत जान नहीं छूटेगी, पैसा देना ही पड़ेगा, भले खुद बनाया या नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सामने आई है, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने तो ये बिल्कुल वाजे कर दिया, उन्होंने उस तशरीह कर दी उस कानून की जो नैब ऑर्डिनेंस में है कि जनाब नैब को कोई पेशगी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इत्तला देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास एविडेंस आ गया तो वो किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकते हैं। अब ये मुल्तान से ख़बरें आ रही हैं, खुसरो बख्तियार साहब वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, उनके बारे में एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के हवाले से नैब की जो रिकमेंडेशन है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनकी इंक्वायरी है, उसके मुताबिक रेफरेंस भी बनता है। और ये कहा गया है कि 2004 से उन्होंने जब से पब्लिक ऑफिस ज्वाइन किया उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, बेपनाह इजाफा हुआ है। उनकी जो जायदाद थी वो 5,700 एकड़ को 8,000 एकड़ तक चली गई है। और फिर वो शुगर मिलें, उनके पास 4 शुगर मिल्स उनकी आ गई हैं, जिसमें 2 स्टार शुगर मिल है, इत्तेहाद शुगर मिल है, शाहताज शुगर मिल है। फिर इसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर में उनकी जो कंपनी है वो बन गई है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी उन्होंने बना ली हैं।
इसके अलावा एक इथेनॉल प्रोसेसिंग कंपनी भी उन्होंने बनाई है और ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हैं। फॉरेन रेमिटेंस भी आया है 2010 से लेके 2018 तक 700 कितने मिलियन रुपीज़ का, बड़ा एक वो, और जॉइंट फैमिली है। फिर अर्बन प्रॉपर्टी इनकी बहुत ज़्यादा बनाई गई है, उसमें एक पूरी तफसील है उनके 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 प्लॉट्स की जो उन्होंने लैंड परचेज़ की है, और उसमें उनकी सारी की सारी जो फैमिली है वो भी उसमें मुलव्वस है। अब इस तरह के जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर जब अपोजिशन ये कहती है कि एसेट्स बियॉन्ड मींस के केसेस में आप जो अपोजिशन के लोग हैं उनको तो आप पकड़ लेते हैं लेकिन सरकारी लोगों को नहीं पकड़ते। आप क्या समझते हैं, ये जब इतना बड़ा एक चीज़ें आ गई हैं सामने, नैब मुल्तान ने रिकमेंड भी किया है, सब कुछ भेज भी दिया है, एक पूरी डिटेल है और बज़ाहिर जो एक एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस लगता भी है, तो इस हवाले में, इस केस में आप समझते हैं नैब गिरफ्तारी करेगी? और अगर नहीं करती तो ज़रा इस पर ज़रूर कमेंट कर दीजिए। फिर अपोजिशन जो इल्ज़ाम लगाती है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और जो एहतसाब है ये सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, बिलावल भुट्टो भी ये बात कहते हैं। मैं उनका एक पहले शॉर्ट भी आपको सुनवा देता हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो सियासी ब्लैकमेल करने के लिए ये एहतसाब का कानून बनाया गया है। बिलावल भुट्टो साहब की ज़बानी ज़रा सुन लें। हम सब जानते हैं कि नैब एक काला कानून है, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। जी राजा आमिर अब्बास क्या कहेंगे? समी इब्राहिम, ये स्टोरी कल दी न्यूज़ में आई, उमर चीमा की स्टोरी थी, और आज तकरीबन उसको 48 घंटे या 24 घंटे 30 घंटे हो गए हैं, नैब ने अभी तक डिनाई नहीं किया। इट मीन्स के इस स्टोरी में सब्सटेंस है। ये चीज़ कंप्लेंट वेरिफिकेशन होके नैब हेडक्वार्टर्स में मेरे ख्याल पिछले 5-6 महीनों से पड़ी हुई है, और वो इनसे इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें इसमें मज़ीद इंक्वायरी की इजाज़त दीजिए, इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दीजिए। अब ऐसी सूरत हाल में मुझे इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट याद आ रही है कि जब वो पार में आए थे तो उन्होंने कहा था एहतसाब मुझसे और मेरी कैबिनेट से शुरू कीजिए और फिर आगे जाइए। तो अब ये बात इस नैब चेयरमैन को भी देखनी होगी कि जब वो कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमको रूल कर रहे हैं, जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर उसी के जो सीनियर तरीन मिनिस्टर्स हैं, जो प्लानिंग के मिनिस्टर्स हैं, जो डिफेंस के मिनिस्टर्स हैं, अगर उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, अभी तक ये एलिगेशंस हैं, तो नैब को चाहिए सबसे पहले इन पे कार्रवाई करे। अगर वो क्लियर है तो उनको फौरन से पेशतर क्लियर करें, और अगर उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं तो फिर उनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लें, ताकि ये एग्जाम्पल बने आवाम के लिए भी और अपोजिशन की पार्टीज के लिए भी। और इन केस अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर ये जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नैब की गैर जानिबदारी पे है, ये अपनी जगह पे मज़ीद गहरा होगा। और फिर जो ये पीपल्स पार्टी या जो नून लीग बात करती है उसमें हमें सब्सटेंस भी नज़र आएगा, और लोग नैब या अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस से वो नाला होंगे और वाकई ही कहेंगे कि ये सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। तो बहुत सीरियस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन नैब पे बनती है। अब ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये मेरे सामने जो डिटेल पड़ी हुई है उसमें जो इनकी अर्बन प्रॉपर्टी है उसमें इतना इजाफा हुआ है कि उसमें प्लॉट 1K ब्लॉक बी DHA लाहौर, प्लॉट 1K 188 Y ब्लॉक DHA, प्लॉट 1K 91 Y ब्लॉक DHA 7, फिर ये 2 प्लॉट्स हैं 5 मरला ईच के, वो भी DHA 7 में। ये पूरी एक डिटेल है। और ये जो फैमिली है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इनका एड्रेस एक है, और इनके जो भाई हैं वो हाशिम बख्त शायद उनका नाम है, वो पंजाब काबीना में वो वज़ीर रेवेन्यू है, वज़ीर ख़जाना है। ये 6-7 महीने डिले जो है, तो फिर अपोजिशन जो बात कर रही है फिर उसमें तो कुछ सब्सटेंस अभी से नज़र आने लग गया है कि ये इससे पहले भी हमने देखा है, जैसे परवेज़ खटक साहब के हवाले से उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पर भी किसी ने कोई उनको हाथ नहीं डाला। आतिफ साहब जो हैं KPK के वज़ीर, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। जो इवन जो महमूद खान जो KPK के वज़ीर आला हैं, मालम जब्बा अराज़ी में KPK नैब जो है वो तो ये रिकमेंड कर चुका। अब ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होकर आती हैं और फिर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं या मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तो सियासतदानों की विक्टिमाइजेशन के लिए है, तो ये तो बात एक दुरुस्त लगती है। और ये जो 6-7 महीने से फिर इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है राजा आमिर अब्बास? समी बिल्कुल, देखिए अब
एक तरफ आप कहते हैं कि ओमनी ग्रुप, अनवर मजीद, उसने एकदम 2007-8 के बाद इतनी ज़्यादा शुगर मिलें कैसे बना ली, आप उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं, आप उसकी भी शुगर मिल्स पे छापे भी लगाते हैं, आप ये भी देखते हैं कि ये कहाँ से उसने ली, और उसके बरक्स अगर यहाँ भी वही पैटर्न है, उसी तरीके से ग्राफ 2004 के बाद एक हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल चला जाता है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, इनके एसेट्स में, इनके बैरून मुल्क असासाजात में, तो फिर यकीनन बिलावल भुट्टो की ये बात दुरुस्त है कि अगर अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप, इनको आप हाथ डाल रहे हैं और ये लोग जो एक पार्टी से शायद दूसरी पार्टी में या हुकूमत में आए इसीलिए होंगे कि किसी तरीके से इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, इनके खिलाफ केसेस ना खोले जाएं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने का मकसद क्या होता है, एक गवर्नमेंट से अगली गवर्नमेंट में आने का मकसद क्या यही तो नहीं होता कि अपनी जो करप्शन है उसको छुपाया जाए। लेकिन एक बात है कि महज प्रॉपर्टीज़ होना कोई जुर्म नहीं है, नैब को चाहिए कि इसको क्लियर कर दे, उनसे पूछ ले, उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछे, और हो सकता है उनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हों, और अगर मौजूद हैं तो फिर नैब को चाहिए कि इन्हें क्लियर करे, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ इस किस्म के मेयर एलिगेशंस लेके चलना भी एक दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि इससे उनकी पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ता है, उनकी रेपुटेशन पे भी। और सुप्रीम कोर्ट यही कहती है नैब को कि आप कुछ चीज़ें मंतकी अंजाम तक पहुंचाइए, महज लोगों की पगड़ियां ना उछालिए। बिल्कुल आपकी ये बात। दूसरा मैं अच्छा इसमें एक मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ। ये माजी के हुक्मरान या अब के हुक्मरान करप्शन के चार्जेस तो इन्हीं पे लगते हैं, क्योंकि खुद तमाम चीज़ों में मुलविस होते हैं, लेकिन जब बात की जाती है तो एक ये भी सियासतदान जो कहते हैं कि हमारी पगड़ियाँ आपने उछाल दी हैं। अब जो जिसने किया है अगर सवाल होगा तो उसी से किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे तब भी वो हम पर क्रिटिसाइज़ करते रहे। मैं किसी और चैनल में काम करता था, तब नाम लेके उन्होंने कहा कि ये मुझे आप इस पे इल्ज़ाम हमें देते हैं। मैं ये आपको मुल्तान मेट्रो की एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ, जिसमें वो जो इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया कि वो बाकायदा गिरना शुरू हो गई है। अगर वो प्रोड्यूसर साहब फुटेज वो दिखा सकें, और ये देखें इसमें ये हुआ कि ये तो शुक्र है खुदा का कि वो किसी के सर पे नहीं गिरी, अगर वो सर पे गिर जाए तो ये इतना ये पत्थर हैं और नीचे ट्रैफिक चल रही है, तो वो आदमी की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये अब पता नहीं, अल्लाह ना करे कि लाहौर मेट्रो जो है वो कब उसमें से ये पत्थर इस तरह के ये जो नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और उजलत में सारी चीज़ें की गई, मेगा प्रोजेक्ट्स, और फिर कोई का उस तरीके से पूरा ऑडिट नहीं किया गया। तो ये अब ये मुझे बताइए, इसमें हुक्मरान ये कहते हैं कि हमें आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ये माजी में भी ऐसा ही हुआ। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बाकायदा अभी साल 2 साल नहीं हुए और ये गिरना शुरू हो गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये नाकिस मटेरियल है। तो ये भी तो एक बड़ा इशू है जिसमें बड़ा स्विफ्टली काम करने की ज़रूरत है। राजा आमिर अब्बास, देखिए समी, डायलेमा तो यही है कि वो जिनके ऊपर ये तमाम आ रहे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, अब वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं। असल में नैब के पास तो तब जाएगा कि पहले यहाँ पे ऑडिट होगा, पहले यहाँ पे पूछगिछ होगी, इस नाकिस मटेरियल को चेक किया जाएगा। वो इसी पार्लियामेंटेरियंस ने करना है जिसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो खुद इंचार्ज हैं, पंजाब में उनके बेटे हैं। तो बात यह है कि ये हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है कि पहले डिटर्मिन करे कि केसेस, अभी तक हम देखते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट कहती है हमने तो एक भी केस नहीं बनाया अभी तक, ये पुराने केसेस चल रहे हैं। भाई आपने बनाने हैं केस, आपने चेक करना है, आपने लोगों को बचाना है, आपने कहना है कि जनाब ये देखिए ये पुरानी गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में शहबाज शरीफ ने ये केसेस में थे। आपने सिर्फ ये देख के खुश हो रहे हैं कि नैब वो एक कमज़ोर से केसेस लेके बैठी हुई थी 56 कंपनीज के, जिसमें ज़मानत भी हो रही है, जिसमें अदालत ये भी कह रही है कि नैब की मैलऑफ नज़र आ रही हैं। आप उधर ताई ना रहिए, आप खुद ऑडिट करें, आपके पास एफआईए भी है, सब कुछ है। आप एक मजबूत केस बनाइए और केस बना के आप नैब को दे दें। लेकिन अगर आप सिर्फ ये करके बैठे हुए हैं कि जी पुराने केसेस नैब में चलेंगे और शायद उनमें बहुत कुछ हो जाएगा, तो ये उनको एक जो डायरेक्शन है वो सिम्त मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं है। दे हैव टू
कामयाब, और उनको चाहिए कि वो अब ऐसे केसेस खोलें करप्शन के, उसी तक ना रहें जो पुरानी गवर्नमेंट में वो अपने खिलाफ लेके आए थे। अच्छा राजा आमिर अब्बास, क्योंकि ये आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये प्ली बार्गेन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो बात कही है उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी 6 हफ्ते के लिए उनकी जो ज़मानत है वो मिली है उनको, उस पर भी इस मुल्क में एक क्या सराइयों का बड़ा तूफ़ान है। इन्हीं सारी चीज़ों में आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी अजीब बात कही। पूरी कौम ने देखा पिछले 2 दिन वो ट्रेन मार्च पे थे, छोटी छोटी जगह पे खड़े होते थे स्टेशन पर, वहाँ पर उनके वर्कर्स आते थे, वो तकरीर करते थे, गला उनका बैठ गया था। आज उन्होंने ये कहा कि ये ट्रेन मार्च नहीं था, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लें फिर इस पर। जी बिलावल भुट्टो साहब। मैंने तो ट्रेन से सफ़र किया, कोई मार्च नहीं किया, और वो सफ़र भी इसलिए कि मैंने गरीब खुदा बख्श पहुँचना था, मैंने लड़काना आना था 4 अप्रैल के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के लिए। ये जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये उनका ट्रेन मार्च नहीं था और जो बुनियादी तौर पर तकरीर वो करते रहे, वो एहतसाब को काला कानून कहते रहे और कहते रहे कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है, और फेक अकाउंट्स के बारे में उन्होंने बड़ी बात की। उनकी जमात ने जिस वक्त उन्होंने ट्रेन पर सफ़र किया तो ये कहा, कायदीन ने स्क्रीनशॉट्स हम उनकी ख़बरों के भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये ट्रेन मार्च है, ये बाकायदा एक एहतजाज है और वो जा रहे हैं। ये आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने यू टर्न लिया राजा आमिर अब्बास, इसकी कहीं कोई ये वजह तो नहीं है, सिंध में जो वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि आप जब तक माल नहीं देंगे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो वो भी अब इस बात से हट रहे हैं कि उन्होंने कोई एजिटेशन किया, कहीं पीपल्स पार्टी के अंदर कोई उनकी क़यादत में ये सोच हो कि ठीक है जो पैसे हैं उसमें से कुछ हिस्सा हम दे देते हैं, तो अब वो जो एहतजाज था, एहतसाब जो हो रहा था उसके ख़िलाफ़, तो ये आपको कुछ लगता है कि ये पोजीशन इतनी बड़ी जो तब्दीली की है बिलावल भुट्टो ने, कि उसको कहा कि मैं तो जाना था इसलिए कि एयर स्पेस बंद थी तो ट्रेन में मैं चला गया, तो वैसे तो वो गाड़ी में भी जा सकते थे और 4 अप्रैल तो भी बहुत दूर है, क्या कहते हैं? समी, इसको भी हम कह सकते हैं कि इसके मल्टीप्रॉन्ग चीज़ें हो सकती हैं। एक बात जो आपने कही ये भी मुमकिन है, और इससे अहम जो मुझे नज़र आ रही है कि 10 तारीख को बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब की, फुफो की और दीगर अशखास की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल लगी हुई है। अब उस बेल ने 10 तारीख को या तो कन्फर्म होना है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को बुला लिया है कि बताइए ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में क्या आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिया है, और वो एविडेंस देखने के बाद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है, क्योंकि ये वही एविडेंस है 10 वॉल्यूम्स का जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि नैब का रेफरेंस बनता है और ये नैब के केसेस हैं, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस एविडेंस को देख के उनकी बेल की एप्लीकेशन जो सी है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो 10 तारीख को आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी हमशीरा और दीगर अफराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से ही अरेस्ट हो सकते हैं। तो शायद इस चीज़ को मद्देनज़र भी उन्होंने रखा है कि जब तक ये ज़मानत के फ़ैसले नहीं होते तो उस थ्रॉटल के साथ, उसके साथ वो एजिटेशन की तरफ ना जाएं। तो मुमकिन है ये 2-4 चीज़ें हैं कि जो नज़र आ रही हैं हमें। लेकिन राजा आमिर अब्बास, जो एहतजाज की पॉलिटिक्स थी, जब मुकदमे अदालतों में थे तो नवाज शरीफ साहब भी पनामा केस के मौके पर सड़कों पे चले गए, अदालत को डराने धमकाने की कोशिश की, उसका नतीजा यह निकला कि उन्हें सज़ा हो गई और उन्होंने कोई अपने हक में कोई एविडेंस पेश नहीं किया जो मनी ट्रेल मांगी गई थी। तो अब अगर पीपल्स पार्टी ने भी ट्रेन मार्च किया और ये सारी गुफ्तगू की, कानूनी तौर पर जो चीज़ें उनसे मांगी जा रही हैं अगर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके तो वो तो बेल तो रिजेक्ट होनी है। लेकिन ये जो इतना बड़ा यू टर्न है, आपका क्या ख्याल है कि आपको थोड़ा ये कुछ एहसास है, कुछ इस तरह से ख्याल आता है कि शायद कहीं पर पीपल्स पार्टी कंसिडर कर रही है इस बात को कि हम कोई पेमेंट वगैरह जो प्ली बार्गेन की जो चीज़ है उस पर कहीं कोई अमल दरामद कर लें, क्योंकि अगर प्ली बार्गेन हुई भी तो अगर ओमनी ग्रुप करता है प्ली बार्गेन तो फिर ये और वहाँ से पैसे मिल जाते हैं, तो हो सकता है फिर ये जरदारी साहब सोच रहे हो या बिलावल साहब सोच रहे हो कि हमारा तो नाम भी नहीं आएगा, सारे पैसे इतराज़ तो ओमनी ग्रुप पर है ना, अगर वो दे दे तो चार्जेस तो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो चार्जेस होते हैं वो ओमनी ग्रुप की हद तक फिर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इन पे अगर चार्जेस ये हैं कि जी ये बेनिफिशरी हैं, इनके अकाउंट्स में आए हैं, तो इन्हें वो तमाम चीज़ें
जो इनके अकाउंट्स में आए हैं, जो इनके आगे लेयरिंग होती रही और बैरून मुल्क ट्रांसफ़र हुए और जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई वो तमाम जब तक ये वापस रिटर्न नहीं करेंगे, ओमनी ग्रुप ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि जी ये 50 अरब आप मुझसे ले ले। ओमनी ग्रुप की नैब के केसेस में हर एक्यूज्ड की एक लाइबिलिटी फिक्स होती है कि आपकी ज़िम्मे ये लाइबिलिटी है, आपकी ये लाइबिलिटी है, आपकी ये लाइबिलिटी है। तो उस लाइबिलिटी को देखते हुए, और ये कोई एक केस नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई 10-12 रेफरेंस बन रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, तो इट्स नॉट सो सिंपल कि जी ठीक है कुछ पैसे उठाए दिए और जान छुड़ा ली। मियाँ नवाज शरीफ का सिंपल केस था, ये थोड़ा उससे मुख्तलिफ और मुश्किल केस है। इसमें 10-12 चैप्टर्स हैं, उन सब को डील करना पड़ेगा। तो इट्स टू अर्ली के कोई पैसे की अभी वो समझे, तो उनकी लीगल टीम वेट करेगी, देखेगी किस किस्म के नैब रेफरेंसेस बनाती है, किस किस्म के केसेस बन के आते हैं, कितने आते हैं, तो उसके बाद जाके इस पे कोई डिसीजन मुमकिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास, बड़े आपने गुफ्तगू की। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये कहा है कि पैसे अगर आप दे देंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। पहली दफ़ा ये बात उन्होंने कही है इस तरीके से। एक इसको प्ली बार्गेन की ऑफ़र कहा जा रहा है। देखना यह है मुल्क में एक बड़ी भरपूर इस वक्त क्या सराहियाँ हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये महज इत्तफाकात हैं या ये जो बयानात हैं इसके पीछे कोई कहानी चल रही है। आने वाले दिनों में वो वाज़े हो जाएगा। हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह तज्ज़िया स्पेशल में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।